नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी इंडिया के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आज आयकर विभाग की टीम पहुंच गई। दस्तक दे दी उन्होंने, 11:30 बजे दे दी। यह टीम बीबीसी इंडिया के दफ्तरों में पहुंची। इस विभाग के मुताबिक कई वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए एक सर्वे आयकर विभाग 2012 से अब तक के बीबीसी इंडिया के वित्तीय दस्तावेजों की छानबीन कर रहा है। इस सर्वे के चलते दफ्तर को सील कर दिया गया, कर्मचारियों को बाहर जाने से रोक दिया गया और उनके फोन और लैपटॉप जांच के लिए रख लिए गए। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि छापा या तलाशी नहीं है, बल्कि सर्वे। कहा गया है कि बीबीसी इंडिया ने बरसों से ट्रांसफर प्राइसिंग के कायदों पर अमल नहीं किया, इसके कायदों को सुनियोजित ढंग से तोड़ा और मुनाफे के अहम हिस्से को जानबूझकर डाइवर्ट किया। उधर आयकर सर्वे का विरोध कर रहे लोग मान रहे हैं कि गुजरात दंगों से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्री बनाने के चलते ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर यह कार्रवाई की गई। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद देश के कई विश्वविद्यालयों और अन्य जगहों पर इस डॉक्यूमेंट्री को देखा गया है। इससे पहले जब हमने एक बार एक कार्यक्रम किया था तो हमने आपको बताया था एक चीज जिसको कहते हैं स्ट्राइसेंड इफेक्ट, कि पहले किसी ने कोई चीज नहीं देखी, लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ रोकते हैं या प्रतिबंध लगाते हैं तो जो मकसद था उसको रोकने का, उसका एकदम विपरीत होता है और लोग देखने लगते हैं। तो फिर क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि अब जो ये कार्रवाई हो रही है, कहीं ये उसी स्ट्राइसेंड इफेक्ट को और आगे तो नहीं ले जा रहा? और उससे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि उस समय की तस्वीर जब आयकर की टीम बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पहुंची। कुछ कर्मचारियों के साथ टीम की थोड़ी कहासुनी भी हुई। क्या हुई, जरा सुनिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट से। चलो आप लोग फोन रखो। आराम से तो बात करो भैया। फोन गेट खुलवा रहे हो आप 10 मिनट से? गेट कौन खुलवा रहे हो आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है? वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब अंदर किया। इस बीच ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने दोपहर में ट्वीट करके यह कहा है कि फिलहाल दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तरों में आयकर अधिकारी मौजूद हैं और हम उनसे पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस स्थिति का समाधान हो जाएगा। बीबीसी के दफ्तर के आयकर सर्वे को लेकर विपक्ष और पत्रकारिता से जुड़े संस्थानों ने सरकार पर हमला बोला। विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने इसे बोलने और पत्रकारिता की आजादी पर हमला बताया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यह कहा कि बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। कई विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है और इसे बीबीसी को डराने की कार्रवाई बताया है। उधर सरकार की ओर से यह कहा गया कि कोई भी देश और कानून से ऊपर नहीं। विश्व में पहली बार बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई है। और उनका कसूर क्या था? उन्होंने एक गुजरात के दंगों की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें कि सभी का पक्ष रखा था। अब आप समझ सकते हो कि जिस अंतर्राष्ट्रीय छवि की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अब क्या उनकी छवि पर धब्बा नहीं लगेगा? मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है, क्योंकि ये एक वो मीडिया है जिसने कि सारी दुनिया को कवर करता है और करीबन सच्ची खबरें हर जगह देता है, जो कई मुल्कों को अच्छा नहीं लगता है। और जो इन पे आज ये हुआ है, ये हमको लगता है कि देखिए, पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है। आप देखते हैं कि मीडिया कितना ही सप्रेस्ड है और उसकी एक कड़ी ये भी है। और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त, क्योंकि ये बीबीसी की जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई थी उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर
अनियमितताएं पाई जाती हैं वहाँ पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। अब बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर के सर्वे के बाद कई पत्रकारिता संस्थानों ने नाराजगी जताई है। सबसे पहले बात कर लें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की। उनकी तरफ से बयान आया है, इसमें यह कहा गया है कि बीबीसी इंडिया के दफ्तरों पर आईटी सर्वे चिंताजनक है। बीबीसी की 2 डॉक्यूमेंट्री के बाद यह सर्वे हुआ है, ऐसा एडिटर्स गिल्ड ने अपने नोट में कहा है। वो कहते हैं कि सरकार ने इन पर पूर्वग्रस्त होने का आरोप लगाया है, यानी कि बायस्ड होने का आरोप लगाया है। यह आईटी सर्वे प्रेस संस्थानों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। सितंबर 2021 में इसी तरह न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तरों का भी सर्वे हुआ था। जून 2021 में दैनिक भास्कर और भारत समाचार के सर्वे हुए थे। सर्वे क्योंकि बहुत इस बारे में बोला जा रहा है ना। न्यूज क्लिक में प्रवर्तन निदेशालय के भी छापे पड़े। यह संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करने वाली प्रवृत्ति है, एडिटर्स गिल्ड अपनी स्टेटमेंट में लिखती है। वो कहते हैं ऐसी जांच में गहरी संवेदनशीलता की जरूरत है ताकि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के अधिकारों पर चोट ना हो। सरकारी एजेंसियां तय दायरों के मुताबिक ही काम करें। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि मीडिया संस्थानों पर इस तरह की कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा हुई हो। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और कई अन्य जांच एजेंसियां भी अलग अलग समय पर कई मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई करती रही हैं। हाल के कुछ वाकये आपको बता देते हैं। जून 2022 में ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को 2018 के उनके एक ट्वीट के खिलाफ दर्ज केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यानी कि IFSO शाखा की 4 सदस्यों की टीम मोहम्मद जुबैर को लेकर बेंगलुरु वाले घर ले गई और उनका लैपटॉप और हार्ड डिस्क जब्त कर लिया। अब यह बोला गया कि यह सर्वे है, रेड्स नहीं। अधिकांश इस तरीके की जो चीजें हुई हैं वो सर्वे में ही हुई। फर्क क्या है आपको वो बता दें। सर्वे एक टेक्निकल बात होती है, ये कहते हुए कि हम आए हैं, हम बिना बताए आए हैं, हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, हम बस दस्तावेज देखेंगे, चीजें देखेंगे और ये बता जाएंगे कि बस अब इनको छेड़ना मत। फिर बाद में कभी आएंगे और अगर कुछ उठा के ले गए तो इसको कहा जाएगा सर्च एंड सीज ऑपरेशन, सर्वे नहीं कहा जाएगा। तो सर्च एंड सीज ऑपरेशन को अहले ज़बान रेड बोला जाएगा। ये सर्वे तक ही सीमित रह जाती हैं अधिकांश ऐसी चीजें। अब सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को जमानत देते हुए यह कहा कि फैक्ट चेक करने वाले इस पत्रकार के खिलाफ आपराधिक न्याय व्यवस्था का जबरन इस्तेमाल किया गया है और उसे एक आपराधिक प्रक्रिया के चक्र में फंसा दिया गया है। याद कीजिए, यूपी में एक जगह से मामला हटा, दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, एक से बेल पाए तो दूसरे केस में फंस गए। फरवरी 2021 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के दफ्तर में 5 दिन तक सर्च की। ईडी के अधिकारियों ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और कंपनी के शेयर होल्डर गीता हरिहरन के घरों पर भी जांच की। उनके कंप्यूटर, फोन, हार्ड डिस्क सब जब्त कर लिए गए, उनका डेटा ले लिया गया। ईडी के सूत्रों ने आरोप लगाया कि वो 3 अमेरिकी कंपनियों की ओर से 30 करोड़ रुपए के निवेश के सिलसिले में न्यूज क्लिक की जांच कर रही है। न्यूज क्लिक ने कहा था कि उसके पास छुपाने को कुछ नहीं है और कंपनी सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रही है। अब जुलाई 2021 में दैनिक भास्कर के प्रमोटर्स के देश भर के 32 ठिकानों पर आयकर विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सरकारी सूत्रों ने तब कहा कि यह सर्च शेल कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और फर्जी खर्च और खरीद के मामलों की जांच के लिए यह किया गया है। आयकर विभाग ने तब यह कहा था कि दैनिक भास्कर ग्रुप ने 6 साल में करीब 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स की चोरी की है, स्टॉक मार्केट के नियमों का उल्लंघन किया है और 2020 करोड़ रुपए की साइक्लिकल ट्रेडिंग की, मतलब अपना ही पैसा ऐसे साइकिल की तरह घुमा कर। इसके अलावा कई कंपनियों के जरिए पैसों की हेराफेरी की और फर्जी खर्च किए।
दैनिक भास्कर ने फिर अपने जवाब में यह कहा था कि आयकर विभाग की जांच कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उसकी निर्भीक पत्रकारिता की वजह से की गई। दैनिक भास्कर ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों और गंगा में शव बहाने के मुद्दे पर कई खबरें की थी, तस्वीरें दिखाई। जून और सितंबर 2021 में आयकर विभाग की एक टीम ने न्यूज लॉन्ड्री के रजिस्टर्ड दफ्तर पर सर्वे किया। फर्क मैंने आपको बता दिया, रेड और सर्वे का। सर्वे किया, टीम ने सभी कंप्यूटरों की जांच की, संपादक के मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ अन्य कंप्यूटरों का डेटा डाउनलोड कर लिया। कॉपी किए गए डेटा की पूरी लिखित जानकारी कंपनी को आज तक नहीं दी गई है, ऐसा कंपनी का दावा है। इस मामले में जब्त किए गए डेटा की जानकारी कई न्यूज चैनलों पर चली तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आईटी टीम को सावधानी बरतनी चाहिए कि डेटा लीक ना हो। आईटी डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग ने लिखित में दिया कि डेटा लीक नहीं होगा। देख रहे हैं आप, जुलाई 2021 में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इन सब मामलों के बाद एक बयान जारी करके कहा कि एडिटर्स गिल्ड इस बात से चिंतित है कि आजाद पत्रकारिता को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों को दबाव बनाने के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी क्रम में बीबीसी के दफ्तर पर भी आज आयकर का सर्वे हुआ, हमने आपको दिखा दिया। तो इन सर्वे का सर्वा कौन है? कानून के जानकार भी मान रहे हैं कि जिस समय पर यह आयकर सर्वे हुआ है वो संदेह पैदा करता है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने गुजरात दंगों पर बीबीसी की ये जो डॉक्यूमेंट्री है उस पर पाबंदी लगाई। ये डॉक्यूमेंट्री थी, एक लेखा जोखा था कि जो इतिहास में चीजें हुई थी उसको लेकर के भारत में बैन लगा था। फिर आपको याद होगा कि कई ऐसे यूनिवर्सिटीज थे जहां छात्र इसको देख रहे थे। आइए सुनते हैं विकास सिंह, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा। जो रेड का टाइमिंग है वो डेफिनेटली प्रश्न चिन्ह उठाता है कि अभी बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, सरकार ने उसको बैन किया और डॉक्यूमेंट्री बनाने के तुरंत बाद ये रेड होना, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान तो जरूर उठता है सरकार के रवैये पे। और जहाँ तक कि प्रेस की बात है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो इस देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कि प्रेस की स्वतंत्रता पे कोई भी हस्तक्षेप लगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो टाइमिंग है रेड का वो एक बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। अब क्यों रेड हुआ, किस तरह का उनका रवैया था, क्या वो तो फैक्चुअल ना आपको मालूम है ना मेरे को मालूम है, इसलिए हम लोग टिप्पणी तो कर नहीं सकते। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो है एडवर्स कोई भी प्रेस अगर चल रहा हो उस पर अगर एक्शन लिया जाए और टाइमिंग इस तरह से हो कि वो एक्शन इमीडिएटली एडवर्सिटी के बाद आए, तो ज़रूर विश्व में कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब होती है और मैं इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेता हूँ। एक ज़माना था आज से कोई 30 साल पहले कि इनकम टैक्स रेड होता था, उससे आदमी का एक वो बन जाता था, स्टेटस बन जाता था कि भाई ये रेड हुआ है इसका आदमी का, ये इसका तो बड़ा आदमी बन गया ये। बट आज के दिन वो ज़माना नहीं है। आज के दिन में रेड अगर होता है तो उससे कहीं ना कहीं छवि खराब होती है और ख़ास करके जो टाइमिंग है रेड का, ये मेरे हिसाब से बहुत ही प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो जजमेंट है पूरे विश्व में, यूएस में भी और इंडिया में भी, उसमें कोई भी कितना भी कोई कुछ बोलने का अधिकार सबको है, जब तक कि कोई ऐसा ना कुछ बोल दे जिससे कि वायलेंस भड़क जाए या जिससे कि कहीं लोग जो है वो स्ट्रीट पर आ जाए। अगर वो नहीं होता है तो हर चीज़ बोलने का अधिकार है और इस किसी के बोलने पे उसको समझना कि वो चूंकि बोल रहा है तो इसलिए वो गलत बोल रहा है या उसका कोई मंशा है कुछ उसको किसी को बदनाम करने की, ये अगर मंशा है बदनाम करने की तो उसकी सिविल रेमेडीज भी है और उसमें ले सकते हैं लोग सिविल रेमेडीज की, जहां आपने मेरे को मलाइन करने का या किसी को आप, वो बड़ा भारी रिस्क उठाती है इस तरह की न्यूज़ पोर्टल्स। तो इसलिए अगर वो कुछ कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, मैं उसको जरा भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हो सकता है बिल्कुल ही बेबुनियाद हो जो उनका डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन उसका जो रवैया है, लीगल रवैया, वो उन्होंने सरकार ने ले लिया है, बैन कर दिया है। उस बैन को चैलेंज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस किया है, तो इसलिए वो सारी बातें वहां पर डिसाइड होंगी। लेकिन वो ग्राउंड, डॉक्यूमेंट्री कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से इस तरह का कोई भी एक्शन लेने के लिए। ये मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है।
मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से इस सब चीजों को देखते हैं। कुर्बान अली जी हैं, पूर्व पत्रकार हैं और इत्तेफाक से बीबीसी में ही काम कर चुके हैं, तो आपको बारीकी से मालूम है बीबीसी की एडिटोरियल पॉलिसी के बारे में। राहुल देव जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले भी हम कई चर्चा में शामिल हो चुके हैं, पत्रकारिता से जुड़ी हुई बहस और उसके अलावा भी। और रतन शारदा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कुर्बान जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो वो डॉक्यूमेंट्री आई, भारत में कभी रिलीज नहीं हुई, भारत में कभी रिलीज होनी भी नहीं थी। इससे पहले जब हमने एक कार्यक्रम किया था तो हमने स्ट्राइसेंड इफेक्ट की बारे में बात की थी कि वो डॉक्यूमेंट्री शायद उतने लोग नहीं देखते, लेकिन बैन करके आपने इतनी लोगों के बीच में उसकी रुचि पैदा कर दी या जिज्ञासा हो गई लोगों को कि डाउनलोड कर करके और विश्वविद्यालय में वो डॉक्यूमेंट्री देखी गई। आज इस रेड के बाद आपको क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है लोग फिर बैठ जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्री देखने? संकेत, आपने बहुत ही खूबसूरती से इस पूरे एपिसोड का जो बैकग्राउंडर बताया और जिस तरह से ऑल्ट न्यूज, न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री, भास्कर और अब बीबीसी और उसके बाद विकास सिंह की टिप्पणी, ये अपने आप में पूरे सारे मामले को उजागर कर देती है। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मुद्दई तू, मुद्दा तू, मुंसिफ तू, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। अब आप इस पे चाहे जितनी लीपापोती कर लीजिए, जैसा विकास सिंह कह रहे थे कि अगर पूरी तरह से वो डॉक्यूमेंट्री जिसको आपने बैन किया है वो फर्जी है, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, या वो भारत की इमेज खराब करने वाली है या प्रधानमंत्री की इमेज खराब करने वाली है, अगर ये 1 मिनट के लिए इस तर्क को मान भी लिया जाए, तो उसके बाद जो ये आज कार्रवाई बीबीसी पे हुई वो यही बताती है कि आपको अपनी आलोचना, क्रिटिसिज्म सुनने का मादा नहीं है और इसलिए आपने ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए काम किया। और पहली बार मेरी तो नज़र में, इससे पहले आयकर सर्वे इस तरह से भी होता है, ये मुझे मालूम नहीं था, तो आज ये मेरी जानकारी में भी इजाफा हुआ कि आयकर विभाग, इनकम टैक्स इस तरह से सर्वे भी करता है। दूसरी चीज, 2013 का एक वीडियो वायरल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, जिस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बीबीसी की तारीफ में बड़े पुलावे मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि तो वो बीबीसी जो आपातकाल में सही था, वो बीबीसी जो आप जब तक आपको सूट कर रहा था वो सही था, तब तक तो वो अच्छा काम कर रहा था। और आज जब उसने आपके ऊपर कोई चीज दिखाने की कोशिश की है तो आप इस तरह से बौखला गए कि एक तो डेमोक्रेसी में बैन जैसी चीज, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। और मैं अगर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कोट करूं कि प्रेस चाहे जितना गैर जिम्मेदार हो जाए, मैं उस पर किसी भी तरह का अंकुश लगाने के खिलाफ हूं, लेकिन आज हम पूरी दुनिया में ये तो उपदेश देते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन हमारा ग्राफ प्रेस फ्रीडम के नाम पर कितने पायदान पर है, ये जब सामने आता है तो सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। अब इस सारे मामले में जब पूरी दुनिया आजकल देख रही है इस सारे चीजों को कि सुबह से शाम तक ये छापेमारी या सर्वे या जो कहिए वो हुआ, और उसमें हो सकता है कि कुछ लेकुनास निकल आए। हमने भी 10-12 साल इसी बीबीसी के दफ्तर में काम किया है दिल्ली में। मैं ये नहीं कहता कि कोई कमी नहीं हो सकती, लेकिन क्या वाकई इतनी बड़ी कमी है कि जिसके लिए आपने इसको ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे देश की सुरक्षा से इसका मामला जुड़ गया हो, या इतना बड़ा नुकसान बीबीसी ने कर दिया हो कि आप उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जी राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, ये जो स्टेटमेंट आया है और ये सूत्र हैं, सरकारी सूत्रों के हिसाब से ये जो जानकारी दी गई है, क्योंकि अभी ये पूरा मामला चल ही रहा है, ये सर्वे तो आधिकारिक रूप से तो ये नहीं बोला गया है, तो ये सूत्र ये बताते हैं, और अंग्रेजी में ये स्टेटमेंट आया तो मैं उसको जरा पढ़ दूं। इन द केस ऑफ बीबीसी देयर हैज बीन परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस विद द रूल्स. As a result of the same, several notices have been issued to the BBC. However, the BBC has been continuously defiant and non-compliant and has been significantly diverting their profits. यानी कि आरोप यह है कि वो अपना मुनाफा भारत से उसको डाइवर्ट कर रहे हैं और
जो ट्रांसफर प्राइसिंग नियम है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, और इसको लेकर के बीबीसी को तमाम बार नोटिस पहले भी दिया गया है और वो बार बार यही काम कर रहे हैं। इस वजह से ये सर्वे हो रहा है। इसमें एक चीज और मैं कहूंगा, संकेत हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो बीबीसी ने ट्विटर पर एक बहुत छोटा सा बयान दिया है, उसमें भी उसने इसको किसी अपने ऊपर हमले के रूप में निरूपित नहीं किया है। ये कहा है कि हमारे यहाँ वो विजिट उनकी चल रही है, वो हमें विजिट कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि ये मामला जल्दी निपट जाएगा, इसको रिजॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर से देखने में तो ये निश्चय ही बहुत एक तकनीकी और केवल एक टैक्सेशन की, ट्रांसफर प्राइसिंग की बात लगती है। हो सकता है हो भी ऐसी ही, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग एक वैसे तो शायद हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो तो इन चीजों के उस्ताद हैं, शारदा जी, रतन जी, लेकिन मैं इन चीजों को, कमर्शियल चीजों को नहीं ज्यादा समझता। लेकिन जो उसकी टाइमिंग है और उस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और उनमें भी जो सबसे प्रमुख है कि एक तो 17 जनवरी को वो बीबीसी वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल 2 पर बीबीसी में रिलीज हुई, वो भारत के लिए तो बनी ही नहीं थी, लेकिन उसको आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल करके, इमरजेंसी पावर्स रिवोक करके उसको बैन किया गया। अब इमरजेंसी पावर्स का मतलब भी हमें समझना चाहिए। क्या वो डॉक्यूमेंट्री अगर यहां देख भी ली जाती तो क्या उससे देश की सुरक्षा, अखंडता को कोई खतरा पैदा होने की गुंजाइश थी? क्या उससे पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता था, अशांति फैल जाती, दंगे हो जाते? तो वो तो काफी जगह देखी गई, लोगों ने भीड़ लगा के विश्वविद्यालयों में देखी, कहीं कुछ हुआ, हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो इमरजेंसी पावर्स, और उदाहरण अब जब बीजेपी देखिए, हमारे बीजेपी के दोस्त गौरव भाटिया जैसे दोस्त जो कह रहे हैं साहब, इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी को बैन किया था, तो क्या इंदिरा गांधी अब स्टैंडर्ड हो गई है, एक मानक हो गई है कि जिन्होंने किया वो सब हम करेंगे, और हमें छूट मिल गई है वो करने की, जिसमें इमरजेंसी लगाना भी शामिल है? ये तो बहुत विचित्र तर्क है। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, जो टैक्सेशन वाला मामला है उसमें जो भी सच है, जाहिर सी बात है, तो जब जांच होगा पता चलेगा, वो पता चलेगा। हम तब तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो टाइमिंग है, आखिर हम लोग ब्लिंकर्स लगा के तो बैठे नहीं है, न सारी दुनिया लगा के बैठी है, आम जनता भी समझती है इन बातों को। हम लोग तो पत्रकार है, खैर आज तक तो 75 साल में मुझे तो याद नहीं आता कि इस देश में, या जब से मैं पत्रकार हूं या होस्ट संभाला है, बीबीसी पर कोई रेड हुई हो इस तरह की। फिर पिछले 2-3 सालों का एक इतिहास आपने ही बता दिया कि किन किन ऐसे चुने हुए न्यूज ऑर्गेनाइजेशन पर, संगठनों पर यही सर्वेक्षण किया गया आयकर का, जहां जो घोषित रूप से और बिल्कुल खुलेआम सार्वजनिक रूप से सरकार के आलोचक मंच थे। उसमें न्यूज लॉन्ड्री है, न्यूज क्लिक है, भास्कर जैसा इतना बड़ा अखबार, उस पर 32 जगह उस पर छापे पड़े। तो छापे पड़ते रहते हैं, लेकिन उससे एक छवि जाती है और उससे एक संदेश जाता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अभी बीजेपी इस समय बिल्कुल बीबीसी पर हमलावर ऐसी हो गई है कि वो संसार की सबसे भ्रष्ट कॉरपोरेशन है। मतलब अतिशयोक्ति की भी एक हद होती है, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। सबसे बकवास कॉरपोरेशन है ये। ऐसा करके मैं समझता हूं कि हमारे मित्र अपने को ही हास्यास्पद बना रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र को और भारतीय राज्य को एक बहुत नाजुक, बहुत भंगुर, बहुत जल्दी बिखर जाने वाला, बड़ा असुरक्षित और अस्थिर लोकतंत्र बना के पेश कर रहे हैं। इससे हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की छवि को नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल। अगर ये केवल आयकर की बात थी तो इसमें किसी भी राजनीतिक बयानबाजी की जरूरत क्या है? इसमें ये एक महत्वपूर्ण बात उठाई, उसको डिफेंड करने की जरूरत क्या है? ये राहुल देव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, क्योंकि रतन शारदा जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का जो तुरंत रिप्लाई आया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें गौरव भाटिया ने अपने आप ही, मतलब कोई अगर लिंक ना भी बना रहा होता तो उन्होंने ही लिंक बना दिया कि सबसे भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन, और वो बायस हैं, वो देखो कैसी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, छवि। तो ये एक चीज साफ हो गई ना कि ये कनेक्शन जो जोड़ना था डॉक्यूमेंट्री से और इस रेड से, माफ कीजिएगा, इस सर्वे से, वो तो बीजेपी ने ही जोड़ दिया। तो आपने इमेजिनेशन के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है।
संजय जी, बीजेपी की टैक्टिक्स या स्ट्रेटेजी तो मैं क्या बोलूंगा, वो आते बोलते तो ठीक था। दूसरा, जो दो महानुभावों ने कहा है, मैं विषय के बाहर जाता नहीं हूँ। हाँ, तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में पहले ही मैं बोल चुका हूँ, उसमें नहीं बोलूंगा। मैं इतिहास में भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन यहाँ कुर्बान अली जी बैठे हैं जिन्होंने नेहरू जी के बड़ा गुणगान किया। वो भूल रहे हैं कि पहला अमेंडमेंट भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ये हुआ था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर, जिसके अंतर्गत कई कवि, कई शायर, कई एडिटर जेल में गए, मैगजीनें बैन हुई, फिल्में बैन हुई। तो कृपया नेहरू जी की लिबरल छवि की अन्य छवि भी देखा करें कुछ बोलने के पहले। इंदिरा जी ने 6 महीने जब बीबीसी बंद रखा, वो रिकॉर्ड नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, जब बंद रखा तो क्या ऑपोजिशन ने उनका विरोध किया था क्या? क्योंकि अगर बीबीसी ने कोई कानून गलत काम किया है, उसको हम अप्रायरी पहले से विचार कर लें कि वो गलत ही है, सरकार ही गलत है, वही कटघरे पे खड़ी होनी चाहिए, बीबीसी दूध का धोया है। आज तुषार गुप्ता नाम के जर्नलिस्ट जो है, उन्होंने बताया है कि बीबीसी के ऊपर यूके के अंदर केस है मैनिपुलेशन के। 2018 में 800 प्रेजेंटर उसके अंतर्गत कानूनी चपेट में आ रहे थे। 1 करोड़ प्रति वर्ष 1 करोड़ पाउंड उन्होंने बचाए टैक्स के अलग अलग प्रावधानों का दुरुपयोग करके। अंत में उनको सरकार के आगे झुककर 1 करोड़ 8.3 करोड़ पाउंड गवर्नमेंट को देना पड़ा इस मामले को बंद करने के लिए। क्या ये करप्शन नहीं है? क्या ये कानून के बाहर की बात मैं कर रहा हूं? मैं उनके ऊपर यूके के अंदर चले केस की बात कर रहा हूं। और अगर ऐसा है तो हम यहां पर सर्टिफिकेट देने वाले कौन बैठे हैं कि बीबीसी गलती नहीं है, समय की बात है? हर समय गलत होता है। मुझे एक बताइए कि जब से बीजेपी आई है, किसी भी कार्रवाई का समय सही हुआ है क्या? लेकिन कार्रवाई हुई है, समय के बाहर हुई है। ये सप्रेशन की बात करते हैं, एडिटर गिल्ड की बात आप कर रहे हैं। आपको याद होगा, विकास सिंह एक चैनल पे आते थे, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और अपना आत्महत्या के ऊपर वो बड़े बड़े उन्होंने बयान दिए। उस चैनल के ऊपर वहां की कांग्रेस शिवसेना गवर्नमेंट के अंदर उसके ऊपर दुनिया भर के केस चलाए। एडिटर और ओनर जेल में गया, हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद भी जेल में रहा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। उसके सैकड़ों जर्नलिस्ट के ऊपर केस किया गया, कई जर्नलिस्ट जेल में गए, घंटों इंक्वायरी। क्या कोई मीडिया बोला? क्या एडिटर्स गिल्ड बोला क्या? तो एक टिपिकल एक जुंडली है। केवल जो लेफ्ट मीडिया है वही सही है, वही प्रताड़ित है। नॉन लेफ्ट मीडिया प्रताड़ित नहीं है, वो सही नहीं है। अभी शेख अब्दुल्ला ने कहा, फारूक अब्दुल्ला ने, कि मीडिया बड़ा सप्रेस्ड है। मैं आपसे पूछा, क्या सप्रेस्ड है? आपके तो कई चीजें बदल गई हैं कि आप अपने को सप्रेस महसूस करते हैं। तो इस प्रकार के दावे करना, मैं 9 साल से टीवी पर आ रहा हूं। मैंने जो 9 साल से लगातार मोदी जी को गालियां दे, किसी को जेल में जाते नहीं देखा। जो चैनल लगातार मोदी जी को गालियां दे, उनको जेल में जाते देखा नहीं। जिस चैनल के ऊपर गलत केस चला, गलत प्रूव हुआ, उसको लेकर टीवी चैनल ने पूरे बहस चलाई। टीआरपी चो कर क्या किसी की मॉरलिटी एथिक जागेगी? क्या उस समय यहाँ बैठा कोई व्यक्ति बोला था क्या? तो कृपया इस तरह की बायस तरह की बहस ना करें, इस तरह के बायस ओपिनियन ना दें। अगर कानूनी कार्रवाई, इंतजार करें वो क्या कहता है। अगर 1 घंटे से कुछ नहीं मिलता सर्वे में, तो मामला आप कह सकते हैं गलत, ये बदले वाला था। अगर मिला तो अच्छी बात है जी। लेकिन देखिए, अक्सर हमने देखा ये जो सर्वे है ना, सर्वेक्षण, देखिए रतन जी, मैंने आपको बीबीसी का रिपोर्ट बताया नहीं, मैंने बीबीसी के ऊपर यूके के अंदर केस चला। आप स्वीकार करते हैं कि बीबीसी के ऊपर पहले भी केस चले? अरे तो ये कोई नहीं कह रहा है कि वो दूध के धुले हैं। सुनिए, ऐसा है, ये तो यहाँ पर जो दो पत्रकार बैठे हैं उन्होंने भी ये बोला है। एक तो जो काम कर चुके हैं बीबीसी में, वो खुद ये चीज बोल रहे हैं। अरे सर, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनमें कोई गलती नहीं हो सकती। यहाँ पत्रकार रह के बदला, और आप ये कह रहे हैं पत्रकार कह रहे हैं, यहाँ पर बैठे बड़े रिस्पेक्टेड पत्रकार, उनसे बदला लिया जा रहा है। एनडीटीवी में कितने बदले लिए गए, आप मुझे बता सकते हैं? आप बताइए कि और जो चैनल लगातार मोदी जी को गाली देते हैं, कितने बदले हुए? कौन से पैनलिस्ट जेल में गए? बताइए मुझे जरा। मैंने तो यहाँ पर एक पूरा शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत में एक लेखा जोखा दिया। आप इतने बड़े चैनल की बात करें जिसका एडिटर जेल में गया, सबकी जबान पे टेप था, एडिटर बोला तक नहीं उस समय। यहाँ बैठा कोई पत्रकार बोलते हम बोले थे इसकी बदौलत। मैं सवाल पूछता हूं। नहीं, बात तो सही है, क्योंकि देखिए कानून के हिसाब से अगर चलें कुर्बान जी, तो घटिया पत्रकारिता भले ही हो, लेकिन घटिया पत्रकारिता की सजा जेल नहीं होती। हाँ, गलत पत्रकारिता अगर होगी, जो कानून के हिसाब से अगर गलत होगा, तो फिर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन घटिया पत्रकारिता को हम सब मिल करके घटिया जरूर बोल सकते हैं, पर उस घटिया पत्रकारिता के लिए जेल नहीं हो सकती। तो जिस घटिया पत्रकार के बारे में बात की जा रही है, उसके संदर्भ में मैं ये बोलता हूं। जी
अंकित, कुर्बान मैं नहीं। कह दूं कि मैंने उनको हक है, घटिया पत्रकार को घटिया पत्रकारिता करने का हक है। मैं सिर्फ वो एक कर ले, परम कोई आदरणीय दिक्कत रतन शारदा जी देखिए, के मैंने लिए किसी को घटिया नहीं कहा संकेत। मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने अपना ओपिनियन दिया, आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे, मैं अपने आप को इस डिबेट से दूर रखना चाहता था, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछे, मैं बता दूं किसी को घटिया नहीं कहा कि जिन व्यक्ति की, जिन पुरुष की आप बात कर रहे हैं कि उनकी पत्रकारिता पे कोई कुछ नहीं बोला, हाँ ये बात सही है, जेल, घटिया पत्रकारिता की सजा ये नहीं होती आप जेल में, गलत पत्रकारिता के लिए आपको कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन घटिया पत्रकारिता के लिए जेल नहीं जाना चाहिए। संकेत, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी निजी हैसियत से उस अर्नब गोस्वामी को जैसे गिरफ्तार किया गया था, उनके घर पे पुलिस गई थी और उसने जैसा व्यवहार किया था, मैंने उसका विरोध किया था, बावजूद इसके कि मैं उनको बहुत घटिया पत्रकार मानता हूं, तो ये मैं अपनी बात कर सकता हूं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं संकेत। हाँ, रतन शारदा जी ने सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उन्हें बड़ी नागवार गुजरी है। उन्हें इस बात पे ऐतराज हो जाता है कि पिछले 9 साल से क्या हो रहा। अरे पिछले 9 घंटे में क्या हुआ हुजूर, हम उसकी बात कर रहे हैं, उस पे बात कीजिए ना सर जी। आपने बात की बीबीसी के इतिहास की, नहीं, इतिहास नहीं, 11 साल बीबीसी पत्रकार थे, आपने क्यों कहा? जी मैंने ये कहा कि मैं ये नहीं कहता कि कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आपको मैं चैलेंज नहीं करता, दुर्भाग्य से मैं चैलेंज करता हूं, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, लेकिन आपने 11 साल के अपने इतिहास की बात कर ली, लेकिन 9 साल की बात नहीं कर सकते आप। नहीं, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। वो आप जिस तरह का रिकॉर्ड बना रहे हैं इस देश में मीडिया का, वो पूरी दुनिया देख रही है। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के किस पायदान पर हैं, वो जरा देख लीजिएगा रतन शारदा जी। तो जिन्होंने पायदान दिया इस्लामिक देशों के उससे आगे है, यानी अल जजीरा भारत से ज्यादा आजाद है, जो कतर की सरकार के विरुद्ध, इस्लाम के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकता, वो आजादी में ऊपर है। कमाल की बात है, उसका सच मानते हैं। मैंने तो अल जजीरा की बात नहीं की, मैंने तो आपकी बात की। मैंने की ना, कभी आईना देखने की कोशिश कीजिएगा। किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? अरे भाई साहब, किससे कंपेयर कर रहे हैं बताइए ना। अरे किससे मैंने कंपेयर किया? तो आप कर रहे हैं। अच्छा, मेरी गुजारिश रहेगी एक एक करके प्लीज। नहीं तो फिर हम वैसे ही पत्रकारिता कर लेंगे जिसका अभी रतन शारदा बात कर रहे थे। जी वो ही सूट करती है रतन जी को। नहीं ऐसे नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। जी हाँ जी कुर्बान जी, अपनी बात आप खत्म करें। कह रहा हूं कि आप बीबीसी ने अगर कोई जुर्म किया है, कोई गड़बड़ है, उसको जरूर आप सजा दीजिए, उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये आम बच्चा भी जानता है, जैसा राहुल देव जी ने कहा कि आपने 15 दिन 20 दिन पहले एक फिल्म पर बैन लगाया और उसके बाद आप बीबीसी की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। इसको आर्म ट्विस्टिंग के रूप में ही देखा जाएगा और कुछ नहीं देखा जाएगा। हाँ, ये जरूर होगा कि अगर आप उस पर कोई कार्रवाई करें और कुछ जो संगीन इल्जामात जैसे लग रहे हैं कि इतने घंटे सर्वे हुआ है, वो सर्वे करने के बाद अगर आईटी डिपार्टमेंट, ईडी या सरकार का कोई और अंग, जिसके लिए सरकार के मंत्री भी अभी बड़े दावे कर रहे हैं, वो निकले तो जरूर बीबीसी को सजा दी। बिल्कुल। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल रतन शारदा से पूछना चाहता हूं, फिर राहुल जी के पास आऊंगा। रतन जी, अभी जब हम थोड़ी देर पहले पूरा ब्यौरा दे रहे थे कि कब किसके साथ क्या क्या हुआ, तो इस रिसर्च में एक चीज बड़ी साफ हो गई, इन सर्वेक्षणों में निकलता क्या है और क्या एंड रिजल्ट क्या होता है। यहां दो एक मामले तो ऐसे हैं जिसमें कोर्ट से फटकार पड़ी है सरकार को, यह भी फटकार पड़ी है कि ये इंफॉर्मेशन लीक क्यों हो रही है। भाई, अगर आप सर्वेक्षण में कोई चीज अगर ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, तो वो लीक कैसे हो जा रही है? आपका बिल्कुल ठीक है। अगर कोई सरकारी एजेंसी डेटा लीक करती है कोर्ट के कहने के बावजूद, तो गलत है, ये हैम हैंडेड व्यवहार है। लेकिन अगर सर्वे का, मुझे नहीं लगता सर्वे जब भी होते हैं कभी भी उसकी रिपोर्ट बाहर आती है। सर्वे की रिपोर्ट तब बाहर आती है जब उसके आगे नेक्स्ट कार्रवाई हो। सर्वे यानी आपका डेटा चेक किया जाता है, आपके लिए क्या किया क्या नहीं किया उसको चेक किया जा रहा है, उसका ना तो कोई रिपोर्ट आती है, ना उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती। कार्रवाई उसके नेक्स्ट स्टेज पे होती है, जैसे आपने बताया। इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि वो ये जो जितने केस हैं, इनकी कार्रवाई कहां तक पहुंची है, ये आपने हमें मालूम है। एनडीटीवी के लिए बहुत अच्छा विषय, आप कार्रवाई, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाइए, पता करेंगे। क्योंकि जब पता किया जाएगा तो पता चलेगा कि ये सर्वेक्षण, मतलब ये आप ये समझिए कि द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स द पनिशमेंट। ये प्रक्रिया जो है वो अपने आप में सजा है। देखिए, उलझाए रखो। आप मीडिया को पवित्र मानते हैं, बाकी जो उद्योगपति, जो प्रोफेशनल के ऊपर रेड पड़ती है, किसके ऊपर सर्वे होता है, कभी उसकी चिंता किसी ने नहीं की।
ऐसे कई इंडस्ट्री वालों को रात रात भर बिठा के तंग किया जाता है, जिनका कुछ नहीं मिलता। मैं ऐसे केसेस जानता हूं, लेकिन उसके तो फिर ऊपर ऐसे कभी में तो किसी एक को और नहीं बड़ा जागी। सवाल मैं पूछना उनके चाहूंगा, पास तो टीवी राहुल चैनल देव जी, नहीं आप है। मुझे बताइए, ये जो अधिकारी गए, जो तमाम केसेस में जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, रेड करते हैं, और उसके बाद फिर जब अपनी पूरी प्रक्रिया में इनको कुछ मिलता नहीं है या फिर अदालत से फटकार पड़ जाती है, तो कहां है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन? क्योंकि वरना तो फिर ये किसी भी राजनीतिक, जो भी राजनीतिक दल पावर में होगा, सत्ता में होगा, आप तो उसके स्टूज बन जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन तो होना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारी व्यवस्था में, और मेरी जानकारी भी तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्रवाई होती है, क्योंकि हम देखिए, ऐसा है कि हम लोग बहुत अभी तकनीकी हो जाते हैं। जब चैनल पे बैठते हैं तो बहुत एकदम कानूनन बात करने लगते हैं, बहुत तकनीकी बात करने लगते हैं, लेकिन असलियत तो हम जानते हैं कि कुछ और होती है। वो सब जानते हैं, जो उसको बचाव करते हैं वो भी जानते हैं। अब इसलिए ये ईडी रेड्स और आईटी रेड्स और सीबीआई रेड्स कैसे होते हैं, फिर कैसे शांत हो जाते हैं मामले, कैसे उभारे जाते हैं, फिर दबा दिए जाते हैं, ये सबको पता है। ये कोई नया खेल नहीं है, हर सरकार करती रही है, और हर सरकार पिछली सरकार के किए हुए कारनामों को बचाव की तरह, ढाल की तरह इस्तेमाल करती है कि उन्होंने भी तो किया था, तब आपने क्यों नहीं बोला। तो इससे ये नहीं होता सिद्ध कि जो आज हो रहा है वो सही है। तो ये एक तो तरीका ही बहुत ही गलत है, बहुत ही मैं कहूंगा अजीब बचकाना तरीका है कि हम पिछली गलतियों के आधार पर आज की गलतियों का बचाव करें। तो बचा कैसे जाए इससे? इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, और ये मैं बहुत वरिष्ठ वकीलों से भी पूछूंगा कि कार्रवाई क्यों नहीं होती ऐसे अफसरों के खिलाफ जो कि जाते तो हैं, रेड कर लेते हैं और बहुत सुर्खियां बटोर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अदालत से फटकार पड़ जाती है या कुछ मिलता नहीं है उनको। एक्शन होना चाहिए ना, वरना तो आप किसी के खिलाफ कुछ भी कर दीजिए। भाई मीडिया में इंसान के पास अपनी रेपुटेशन है, रेपुटेशन खत्म कर दीजिए, खत्म खेल। मैं किसी एक कंपनी के बचाव में नहीं आ रहा, लेकिन रतन जी मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर वाले मामले में जमानत देते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा, फैक्ट चेक करने वाले इस पत्रकार के खिलाफ आपराधिक न्याय व्यवस्था का जबरन इस्तेमाल किया गया और उसे एक आपराधिक प्रक्रिया के चक्र में फंसा दिया गया। इसके अलावा और भी कई मामले हैं जिसमें कोर्ट ने यह बोला है कि आप इंफॉर्मेशन लीक कैसे किए दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है सिस्टम में? भास्कर वाले मामले में किया गया। देखिए, जितने भी पत्रकार, चाहे वो, खैर जुबैर खुद को पत्रकार बोलता ही नहीं, आपको बता दूं, उसने लिखा हुआ मैं पत्रकार हूं ही नहीं। बंगाल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या पत्रकारों के क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, यहां सब के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको अनबायस्ड रहना है, अगर आपको प्रक्रिया को चैलेंज करना है, तो मेरा ख्याल है कि चैलेंज किया जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा, एडिटर गिल्टी अगर बायस्ड है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि पत्रकारों पे अगर रेड पड़े, समाचार पत्रों पे तो आयतवा मचती है, लेकिन आम नागरिक, आम इंडस्ट्रियलिस्ट, आम बिजनेसमैन, उस पर जब रेड पड़ती है तो उसको कहा जाता है बड़ा अच्छी बात है, तो इसी के लायक है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ऐसे कौन कह रहा है? देखिए, ये किसने कह दिया? मैंने कभी चर्चा देखी नहीं। किर्लोस्कर जी को वीपी सिंह के समय जेल में डाला गया था, आपको याद होगा। ये तो बहुत पुरानी बात ले आए आप रतन जी। तो अभी आप पुरानी बात, जब नेहरू तक बात चली गई तो मैं तो आपको बताऊंगा सन 75, मैं ये कह रहा हूं, 60, मेरा सन कहना है 55 कि आप कहीं आप आजादी के पहले ना चले जाएं। आप अमेंडमेंट नहीं, वो तो आप जा चुके पहले। मेरा कहना है कि अमेंडमेंट 1 हटाइए ना पहले से। कोई भी सरकार, मैं चैलेंज करता हूं कि अमेंडमेंट 1 जो की थी नेहरू जी ने, उसको हटा दे। हाँ, और ये उसके लिए आप ऐसे कानून बनवाइए, ऐसे प्रोटेक्शन हो कि जब भी ऐसे केस हो तो एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर जो जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है कोर्ट में जा सके। आप इसके ऊपर दबाव लाइए, मीडिया का काम। बिल्कुल। अब देखना ये होगा कि इन मामलों में और मामलों में जनता की अदालत में, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब चीजें चर्चा में आती हैं, और न्यायिक रूप से कहां तक जाती हैं, क्योंकि अक्सर जब ये बात जनता की अदालत में होती है या पब्लिक डिस्कोर्स में आती है तो बात यही होती है कि प्रोसेस ही पनिशमेंट है, प्रक्रिया ही सजा है। पर अगर बीबीसी ने कुछ गलत किया है तो फिर उनको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। ये तो बात साफ साफ बोलनी ही पड़ेगी। राहुल देव जी, कुर्बान अली जी और रतन शारदा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अभी हाजिर।